हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है जेएसडब्ल्यू की। तो उन्होंने 50,361 करोड़ रुपीस आंध्र प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करी और ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, 20 साल से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि जेएसडब्ल्यू वाले वहां पे प्लांट लगा लें। 2019 और 2023 के अंदर उन्होंने सेरेमनी तक भी कर ली, बट काम शुरू नहीं हुआ। अब फाइनली काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पूरी ब्रेकेज समझने की कोशिश करें तो ये 20,350 करोड़ रुपीस रेन्यूएबल एनर्जी में डालेंगे, मतलब सोलर विंड वगैरह से 3,850 मेगावाट जनरेशन करी जाएगी, जिसमें से 400 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी जो इनका प्लांट लग रहा है उसके अंदर दी जाएगी, जहां पर 16,350 करोड़ रुपीस डाले जा रहे हैं। ये जो प्लांट है ये स्टील का प्लांट है। कहा जा रहा है इस पूरी इन्वेस्टमेंट से 50,000 नौकरियां जनरेट हो सकती है। इसके अलावा 11,230 करोड़ रुपीस माइनिंग डेवलपमेंट में डाले जा रहे हैं और 531 करोड़ रुपीस इंडस्ट्रियल पार्क में डाले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रीजन था जिस चक्कर में आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी केस स्टडी है टाटा नैनो की। वेस्ट बंगाल में प्लांट लगाया जा रहा था, सब कुछ सेट हो रहा था, एंड मौके पे कैंसिल हो गया। उसके बाद गाड़ी के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेट हो गया, पोजीशनिंग खराब हो गई, बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई दी। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट डरते हैं कि भाई कोई गलत सरकार के अंदर इन्वेस्ट ना कर दे। ऑल तो आप सरकार के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, बट सरकार ही सारे रेगुलेशंस देखती है। यहाँ पर सारे अप्रूवल सब कुछ आ गए हैं, इन्होंने काम शुरू कर दिया है, तब ये जाके अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा अजंता फार्मा के प्रमोटर्स की बात करके चले तो वो 1800 करोड़ रुपीस बर्गर किंग इंडिया को खरीदने के लिए डाल रहे हैं। बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया की जो मास्टर फ्रेंचाइज है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, उसका कंट्रोलिंग स्टेक लेने की यहाँ पे बात करी जा रही है। यहाँ पे 11.26% स्टेक एवरसून अपने पास में रखता है। ये पूरा स्टेक उनसे खरीदने वाले हैं। बाकी कैपिटल इंजेक्शन होगा। कैपिटल इंजेक्शन का मतलब करेंटली ये जो मास्टर फ्रेंचाइजी है इनका आईपीओ आ चुका है, 63 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रही है। इन्होंने कहा है 70 रुपए के अंदर हम भाई तुम्हारे से खरीद लेंगे। तो 900 करोड़ के इक्विटी वारंट्स निकाले जाएंगे, मतलब भाई जिनको देना है दे दो हमको इस रेट के ऊपर। अब जिनको अजंता फार्मा नहीं पता, ये 50 साल पुरानी कंपनी है। 1973 में ये शुरू हुई थी। 3 भाइयों ने मिलकर इसको शुरू किया था। एंटी मलेरिया की दवाइयाँ, दिल की दवाइयाँ, स्किन की दवाइयाँ ये 30 कंट्रीज में देते हैं। और अब इनके पास ये फ्रेंचाइजी आ जाएगी तो बर्गर किंग भी आ गया और पोपॉयज जो अभी इंडिया में धीरे धीरे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है वो भी इनके पास में आ जाएगा। अब फार्मा से फूड में एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि पहले से एंटर कर चुके हैं। अगर हम लैनेक्स फूड्स की बात करके चले, जिसके 250 से ज्यादा आउटलेट्स है। आपने चाइनीज वॉक का नाम सुना होगा, बिग बॉल शायद देखा होगा, मोमो कंपनी देखा होगा। मैंने पर्सनली चाइनीज वॉक तो बहुत ज्यादा देखा है। ये सब इन्हीं का है। जो रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया है ना, उसका आईपीओ 2020 के अंदर आया था और जब से आईपीओ आया तब से अभी तक प्रॉफिटेबल होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो अब शायद इनके अंदर आके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होती हुई दिखाई दे। ये तो टाइम बताएगा क्या होगा। अब इनका रेवेन्यू और लॉस का ट्रेजेक्टरी देखो, फ्लैटर रेवेन्यू है, फ्लैटर ही इनके लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो एज एन बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। अब ये जो सारा पैसा है ना, आयुष अग्रवाल अपने स्टेक्स को गिरवी रख के एज अ कोलेट्रल पैसा रेस कर रहे हैं और वहां से पैसा देंगे। 1050 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स निकाले गए हैं उनके शेयर्स को कोलेटरल में रख के, जिससे ये पैसा आ रहा है। बाकी पैसे की भी बातचीत हो रही है कहां से आएगा। कंपनी ने एक चीज और क्लियर कर दी है कि कंपनी के सीईओ चेंज नहीं होने वाले। ये खाली एक कैपिटल एक्सपेंशन है, मैनेजमेंट सेम रहेगी। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा क्लिंग की बात करके चले तो वो $2.8 बिलियन रेज कर रहे हैं 15 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। क्लिंग एक बहुत ही अच्छा वीडियो जनरेशन मॉडल है। जो आप हमारी वीडियोस के आगे इंट्रो देखते हो, जिसका कई लोग फन बनाते हैं, मजाक बना रहे हैं, ये सब एआई से जनरेट हो रही है। उसके लिए हम कई बार क्लिंग भी यूज करते हैं। आज वाली वीडियो हमने सीड डांस से जनरेट करी है, बट कई बार हम क्लिंग भी यूज करते हैं एआई वीडियो जनरेशन के लिए। अब ये जो पैसा रेस कर रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप समझने की कोशिश करो तो। सबसे पहली चीज, अगर एआई वीडियो जनरेशन की बात करके चले तो सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ये पैसा रेस करके। ऑल्दो सोरा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बट सोरा वाले अपना पूरा बिजनेस बंद कर रहे हैं। सोरा ओपन एआई वालों का वीडियो जनरेशन मॉडल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉडल है। करेंटली अभी आपको मिल जाएगा, अगस्त के अंदर ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओपन एआई वालों का कहना था कि हम डेली के $15 मिलियन का लॉस कर रहे हैं और अभी तक हमने $2.1 मिलियन का ही लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए हमने बंद कर दिया है। ऑल्दो अभी चल रहा है सोरा, बट जो क्लिंग का अडॉप्शन है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। रीजन क्या है? इनकी कॉस्ट बहुत कम है।
अब ये ट्रेजेक्ट्री देखो इनकी रेवेन्यू बढ़ने की ना, ARR की। मार्च 2025 में $100 मिलियन पे बैठे थे, दिसंबर में $240 मिलियन पे आ गए, और अभी मार्च के महीने में ये $500 मिलियन पे आ गए। इनफैक्ट मुझे लगता है आगे का नंबर और बेहतर हो सकता है, क्योंकि क्लिंक का जो नया मॉडल आया है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब हाई क्वालिटी में काम करता है, करेक्टर कंसिस्टेंसी अच्छी है, मल्टी शॉट के ऊपर ऑपरेट करता है। ये अब ए वाले चैनल के अंदर कवर कर चुके हैं, तो वहां पर आप देखना समझ में आएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इस कहानी की क्या है, इस राउंड के अंदर टेंसेंट, अलीबाबा, बाइडू सबके सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टेंसेंट वालों का खुद का इनका कॉम्पिटिंग मॉडल है, और फिर भी टेंसेंट वाले इनके अंदर पैसा डाल रहे हैं। इनका जल्दी ही हमको IPO देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स कह रही है हांगकांग के अंदर अपना IPO निकालने वाले हैं। और देखा जाए तो चाइनीज मॉडल वीडियो जनरेशन के अंदर अच्छे भी है और सस्ते भी है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करके चले तो पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा इनके लिए। सबसे पहले 5700 करोड़ का इन्होंने सेटलमेंट किया, उसके बाद में RBI ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया। 7 से 8% शेयर इनके 2 दिन के अंदर घटते हुए दिखाई दिए थे। अब पूरी कहानी समझते हैं क्या। सबसे पहले 2 एंटिटी समझ लो। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक में से एक है, मतलब ये गवर्नमेंट वाला है। दूसरा NMC हेल्थ करके अबू धाबी का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेटर है, जिन्होंने अपने आप को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी किया। फिर 2020 के अंदर एक शॉर्ट सेलर ने रिपोर्ट डाली, जिसके बाद में इनका बैंड बजता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्ट जैसे अडानी ग्रुप पे नहीं निकली थी, वैसे ही रिपोर्ट निकली, जिसके चक्कर में इनके शेयर प्राइसेस नीचे चलते हुए दिखाई दिए, और जिसने शॉर्ट करना था उसने पहले शॉर्ट करके शेयर नीचे गए, उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसमें एलिगेशन क्या थे? एलिगेशन ये थे कि इन्होंने फिक्टिशियस फाइनेंसिंग का फैसिलिटेशन किया है। मतलब बोला है हाँ पैसे मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, जिसके चक्कर में जो एक्चुअल डेट था कंपनी का वो ढंग से शोकेस नहीं हो पाया। बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने डिनाई किया भाई ऐसा नहीं है, ये इनकी UAE वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं हम। फिर मार्च 2026 में इसके ट्रायल शुरू होते हैं, मतलब 6 साल के बाद में ऑलमोस्ट ट्रायल शुरू हो रहे हैं। और अब 2 जुलाई को उन्होंने कहा ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, खत्म करते हैं बात को। बट इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमने गलती करी, इन्होंने कहा चलो बात खत्म करते हैं, जिसके ऊपर ये $600 मिलियन दे रहे हैं। फिर RBI ने अपनी इंस्पेक्शन में पाया कि ये ढंग से KYC नहीं कर रहे हैं, जो ढंग से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद RBI ने भी इनके ऊपर फाइन लगा दिया। तो गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें निकल के आ रही है। कभी हम सुनते हैं गवर्नमेंट बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, किसी गवर्नमेंट की एंटिटी ने अपनी सेविंग कर रही थी और वहां से कुछ पैसे घूम रहे थे। फिर यहाँ पर ऐसी खबरें निकल के आती है जो अपने आप में अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा द मैन कंपनी की बात करके चले तो उनके लॉसेस 49% बढ़ते हुए दिखाई दिए, 32.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, कंपनी जब बिकी थी, इमामी ने जब इसको खरीदा था तो वो प्रॉफिटेबल थी, कंपनी अपने बेस्ट फेज की तरफ जा रही थी। इमामी ने खरीदा, उसके बाद में बैंड बजता हुआ दिखाई दे गया। 9 करोड़ का प्रॉफिट था इनका और उससे लॉस की जर्नी ले ली है। और ऐसा नहीं है, पूरी कैटेगरी में उथल पुथल हो रही है। अगर बियर्डो की बात करके चले जो कि इनका कॉम्पिटिटर है, उसने 214 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, 13 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 258% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम उस तरह की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 22% घटता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, बट उनके लॉसेस भी नीचे गए। तो इन्होंने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। बट द मैन कंपनी की तो कहानी उल्टी चल रही है। 2017 के अंदर 30% स्टेक लिया था इमामी ने इनका, 2022 आते आते 50% से ज्यादा स्टेक ले लिया था, मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग ले ली थी। और जुलाई 2024 के अंदर इन्होंने 400 करोड़ के आसपास ये कंपनी खरीदी है, जब इनका रेवेन्यू 177 करोड़ से ज्यादा का था। FY24 के अंदर 183 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 9 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर। और आज ये 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 20 पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कि पहले 1 रुपया 15 पैसे खर्च करते थे। अभी कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि जब एक कल्चर ऑफ कंपनी दूसरी कल्चर ऑफ कंपनी के साथ में मर्ज होता है तो कहानियां खराब भी होती है। हमेशा एक्विजिशन करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि एक कंपनी की अलग ट्रेजेक्ट्री होती है, दूसरी कंपनी की अलग ट्रेजेक्ट्री होती है। जब कोई बड़ी कंपनी जो पहले से एक रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रही है, वो एक नई स्टार्टअप को खरीदती है जो कि थोड़ा फास्ट चल रही है, अलग अलग चीजें करते हैं, तो कई बार वो चीजें आपस में जुड़ नहीं पाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हमने पहले भी ये बहुत बार देखा है जहां पर कंपनीज ने लगातार एक्विजिशन करी और चीजें उनके लिए उल्टी पड़ती हुई दिखाई दी है। सबसे बड़ा केस जो मेरे दिमाग में आता है वो बायजूस का आता है। एलिगेशन कोई कुछ भी लगा ले कि भाई बायजूस ने फ्रॉड किया, ये किया, वो किया, अगर इन्होंने इस लेवल पे एक्विजिशन नहीं करी होती जिस तरीके से करे जा रहे थे और उसको ढंग से इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे, तो शायद बायजूस बंद ना होता। सिमिलरली स्किन केयर ब्रांड में भी हम यही कल्चर देख रहे हैं, जहां पर एक्विजिशन पे एक्विजिशन हो रही है। क्या वो इंटीग्रेशन हो पाएगा? कुछ टाइम के बाद में पता लगेगा। इसके अलावा स्विश की बात करके चले तो $200 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गए हैं, मात्र 2 महीने के अंदर पैसा रेस कर रहे हैं।
अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही $38 मिलियन रेस करे थे इन्होंने, $139 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और अभी रिपोर्ट्स कह रही है 150 से 200 मिलियन डॉलर के बीच में इनकी वैल्यूएशन होगी, और 20 से 50 मिलियन डॉलर ये रेस करने वाले हैं। अब ये करते क्या है, ये 10 मिनट के अंदर आपके घर पे खाना पहुंचा देते हैं। ये जोमेटो स्विगी वाली कैटेगरी नहीं है, ये स्नैक और क्विक वाली कैटेगरी है। जो स्विगी ने स्नैक बनाया था, जेप्टो ने जेप्टो कैफे बनाया था, जोमेटो ने क्विक बनाया था, उन सबका कॉम्पिटिटर है। तो सब तो बंद होते हुए दिखाई दिया। जेप्टो वाले कह रहे हैं उन्होंने स्केल डाउन कर लिया, बट ये पैसा रेस करे जा रहे हैं। अब इनका बिजनेस मॉडल का थीसिस समझ लो क्या है। इनका कहना है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म फीस भी देनी है। अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा है, कोई 50, 100, 150 रुपए का ऑर्डर मंगा रहा है, तो अगर आप प्लेटफॉर्म फीस भी दोगे, ड्राइवर की फीस भी दोगे, अगर उसको ज्यादा देर लगेगी पहुंचाने के अंदर, पेट्रोल कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी, तो ये कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन ही नहीं पाएगा। तो ये अपना किचन भी ओन कर रहे हैं, अपने फ्लीट भी ओन कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही ओन कर रहे हैं। तो किसी ने ऑर्डर किया, 1-2 किलोमीटर की दूरी के अंदर इनका बंदा जाके उसको डिलीवर कराएगा। जो अपने घर के आसपास वाली दुकान पहले नहीं हुआ करती थी कि हम फोन करते थे भैया ये भेज देना, वो भेज देता था। आजकल उन्होंने लड़के हटा दिया, वो कहता भैया जोमेटो से ऑर्डर कर दो या फिर पोर्टर करवा लो। तो ये वही काम कर रहे हैं, बट ये फास्ट कैटेगरी के अंदर है, मतलब स्नैक्स टाइप की चीजें आपको दे देंगे। बैंगलोर बेस्ड है, मैंने तो पर्सनली इनको कभी यूज करके देखा नहीं, तो मुझे ज्यादा नहीं पता। कमेंट सेक्शन में प्लीज जो वहाँ के लोग हैं प्लीज बताना कि क्या क्या आइटम्स मिल रही है, क्या कुछ टेस्टी भी है या फिर नहीं है, या सिर्फ काम चलाऊ चल रहा है। क्योंकि इस लेवल पे पैसा रेस किया जा रहा है, दिस मीन्स इन्वेस्टर इनका खाना खा रहे हैं, उनको अच्छा लगा, उनको बिजनेस मॉडल चमका, उन्होंने कहा भाई लगाओ। इसके अलावा अलीबाबा की बात करके चले तो उन्होंने क्लाउड कोड को बंद कर दिया अपनी सारी कंपनी के अंदर कि भाई कोई यूज नहीं करेगा। रीजन क्या है, एंट्रोपिक ने चाइनीज यूजर को लॉकआउट कर दिया। अब यहाँ पे एक और एलिगेशन निकल के आई है कि क्लाउड कोड वाले ना फिंगरप्रिंट देख रहे हैं चाइनीज यूजर्स का। फिंगरप्रिंट का मतलब डिवाइस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से क्या किया जा रहा है, टाइम जोन को मैप किया जा रहा है, कुछ लैब डोमेन्स डाल रखे हैं, बेसिकली ट्रैकिंग करी जा रही है कि ये कहाँ से कौन यूज कर रहा है। एंट्रोपिक वालों का कहना है कि भाई ये तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाना चाहते हैं। एंट्रोपिक वालों ने पहले एलिगेशन लगाया था ना कि 25,000 अकाउंट सेटअप करे गए हैं, जहां पर क्विन वाले 2.8 मिलियन क्वेरीज डाल के उनका जो कोडिंग मॉडल है उसको डिस्टिल कर रहे हैं। डिस्टिल का मतलब होता है बड़ा मॉडल एक छोटे मॉडल को सिखा रहा है, तो बड़े मॉडल की सारी शक्तियां, जिस कैटेगरी वाली शक्तियों की आप बात कर रहे हो, वो छोटे मॉडल के अंदर आ जाएगी, तो लाइटर रहेगा, फास्टर रहेगा। जो चाइनीज कर रहे हैं ना, वो एलिगेशन यही है कि चाइना वाले खुद से कुछ रिसर्च नहीं कर रहे, ये बाकियों के मॉडल उठा रहे हैं और उसी से अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। देखो रियलिटी तो ये है कि चाइना वाले प्रॉक्सी सर्वर्स चला रहे हैं, और हाँ वहां से डिस्टिलेशन पॉसिबल है। अब ये नहीं पता कि किस स्केल पे हो सकती है, क्या हो सकता है, बट हाँ पॉसिबल तो लगता है। और जो ये ट्रेंड देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम से कि यूएस गवर्नमेंट जो इनके नए मॉडल्स आते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, यहाँ नहीं जाएगी, इसको यूज नहीं करेगी, पहले स्पेसिफिक कंट्रीज में लेके आएगी, तो कहीं ना कहीं ओपन सोर्स या फिर चाइनीज कैटेगरी वाले मॉडल्स की इज्जत बढ़ती चली जाएगी। सब लोगों को ओपन सोर्स की तरफ ज्यादा ट्रस्ट होगा, कि ये ना हो कि आज मैं एक मॉडल पे काम कर रहा हूँ, फिर कोई यूएस का बंदा बोल दे कि भाई आज से ये मॉडल काम नहीं करेगा, 2 दिन बाद मेरा कोई प्रोडक्ट शिप होना है, मेरे को कुछ निकालना है, और मेरा पूरा प्रोडक्ट पीछे का जो एआई लेवल है वो उसके ऊपर चल रहा था और उन्होंने बंद कर दिया, पूरा बिजनेस खराब हो गया। या फिर मेरा बिजनेस बन गया है, स्केल कर रहा है और अचानक पीछे से बंद हो जाए, अब सोचो तो कितनी बड़ी डिफिकल्टीज है ये। अब चाइना वाले अगर उसी मॉडल को डिस्टिल करके मेरे को दे देते हैं फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर, या फिर मैं कहता हूं कि वो मॉडल डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद मैं उसको अपनी मशीन पे रन कर लेता हूं। लोगों को डर तो ये लगता है ना कि भाई चाइनीज मॉडल पे भरोसा नहीं कर सकते, वो डेटा ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो मार्केट में बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे बैठे हैं। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक बंदे ने जिसने रेडिस बनाया है, थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बट एक बंदा है उसने रेडिस बनाया, ये टेक्नोलॉजी में एक अच्छी चीज होती है। तो उसने चाइनीज मॉडल लिया और उसको तोड़ के कम सिस्टम मेमोरी के ऊपर रन करके दिखा दिया। तो सिंपल सी बात, दुनिया में बड़े बड़े बंदे बैठे हैं कि अगर चाइनीज मॉडल कुछ लीक कर रहा होगा, अपने पास लेके जा रहा होगा, तो वो बता देंगे भाई ये यहाँ पे फ्रॉड है, ये लेके जा रहे हैं, तो उसी टाइम चाइनीज मॉडल से सबका भरोसा उठ जाएगा। चाइना वाले मेरे हिसाब से ऐसे काम नहीं कर रहे। चाइना वाले कोशिश कर रहे हैं कि यूएस एआई डोमिनेंस में आगे ना निकल पाए। हम आगे निकले ना निकले, यूएस को आगे नहीं निकलने देना, अगर वो निकल रहा है तो उस चीज को डेमोक्रेटाइज कर देना है, ये मेरी थ्योरी है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने $2.5 बिलियन डाल के 6,000 एम्प्लॉयज की एक एआई एंटरप्राइज कंपनी बना दी है। मैंने साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले केस स्टडी डाली थी, जहां पे मैंने बताया था इंडिया की जो टेक कंपनीज है उसके बुरा हाल होता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके बाद में एक हवा नरेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया इंडिया के अंदर, पता नहीं कहां से हुआ, किसने पैसा खर्च किया इसके ऊपर, बट हवा यही बनी कि एआई उतना यूजफुल नहीं है। जो लोग
अभी एआई से काम करवा रहे थे वो वापसी जा रहे हैं नॉन एआई स्टफ्स की तरफ। एआई इज वेरी एक्सपेंसिव, एपीआई लेवल पे एक्सपेंसिव है, पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे कॉस्ट बचाई जा सकती है और ह्यूमन से ज्यादा एफिशिएंट तो है ही ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी अपनी कंपनी बना ली है जहां पर डायरेक्टली जो एंटरप्राइज के अंदर एआई डिप्लॉय होगा वो जाके खुद ही करेंगे। खाली ये नहीं, अमेजोन वाले पहले ही $1 बिलियन खर्च कर चुके हैं। ओपन एआई वाले और एंट्रोपिक वालों ने तो सेम डे एक कंपनी बना दी थी। ओपन एआई वालों ने अलग अलग कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स को पकड़ा है, एंट्रोपिक वाले ने बड़े फाइनेंस वाले बंदों को पकड़ा है। तो कहानी तो खराब होती हुई दिखाई देने वाली, कोई माने या फिर ना माने। अब एक्सेंचर हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी हो गया, ईएनवाई हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन सब के साथ में इनका स्टाफ काम करेगा। जो मोट बन रही थी वो मोट खत्म हो रही है। इंडिया जो सस्ते में डेवलपर्स ऑफर करता था, अब वो चीज खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर देखा गया एआई एजेंट 16% जो रियल फ्रीलांसर्स की जॉब होती है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर पहले 2.5% का था। फेबल जो नया मॉडल निकल के आया है क्लॉड का, ये 16% पे पहुंच गया है। अब वर्क के प्रोजेक्ट्स उठाए गए, क्लाइंट को दिए गए, चेक भी नहीं करे गए, वहां पर 16% का अप्रूवल आ गया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 8 महीने में 6.4 टाइम्स का जंप, ये अपने आप में एक स्केरी है। तो फ्रीलांसर्स के लिए खतरा होगा अगर वो एआई को ढंग से अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये कोई फैड नहीं है, ये रियलिटी है। एक्चुअली चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब वर्क की बात करके चलूं, जहां पर लोग अपने प्रोजेक्ट बनवाने के लिए काम देते थे, वहां पर एक्टिव क्लाइंट 47,000 रहे हैं इस साल। 56% डाउन है ये पिछले टाइम से। मतलब लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही, जो बनवाना पड़ता था वो एआई से लोग बनवा पा रहे हैं। अगर कॉपी राइटिंग की बात करके चले, स्प्रेडशीट वाला, डेटा एनालिसिस वाला, ये सारा काम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखा। सोनेट का 5 जो मॉडल निकल के आया है, उससे अगर मैं ब्राउजर ऑटोमेशन कर रहा हूँ, भाई पैसे नहीं लग रहे। ऑल दो मैं 20,000 वाला प्लान यूज करता हूँ, तो उसके अंदर मैंने अगर कॉन्स्टेंटली रन किया है 5 घंटे, तो 5 घंटे की यूजेस मेरी खत्म नहीं हुई है। तो अगर कोई ब्राउजर वाला काम है तो एआई वो वाला काम खराब कर देगा भाई। तो एक रिमोट लेबर इंडेक्स है जहां पर ऑटोमेशन को रेट किया जाता है। आप प्रोग्रेस देखो किस तरीके से प्रोग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मॉडल बाय मॉडल। अक्टूबर में जो 2.5% पे बैठा था, जुलाई के महीने के अंदर कहां पहुंच गया है। फेबल मॉडल एकदम सब्सटेंशियल लेवल पे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा पीआर वाला गेम भी होता है। ओपस 4.8 से इतना बेहतर भी नहीं है फेबल, ऑलमोस्ट ट्वाइस। अगर आप ढंग से प्रॉम्प्टिंग करते हो और अपना सिस्टम ढंग से फॉलो करते हो तो 4.8 बहुत बढ़िया है भाई। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जीपीटी 5.5 भी बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी थ्योरी है, आज मार्केट में एआई स्टॉक्स के ऊपर नजर बनानी चाहिए। इसके अलावा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पर स्टार्टअप्स के आईपीओ के बारे में बात करी गई है। स्टार्टअप के आईपीओ जो पहले 14.5 ईयर्स में होते थे, मतलब जब उन्होंने पहली बार पैसा रेस किया है उसके इतने टाइम के बाद में वो आईपीओ निकालते थे, वो घट के आज 8.1 ईयर रह गया है। इनफैक्ट मुझे लगता है जिस तरीके से एआई और ये सब कुछ एडॉप्शन आ रही है, ये नंबर हमको और फास्टर होते हुए दिखाई देंगे। पिछले कुछ टाइम अच्छे नहीं रहे हैं। अगर नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, इसी साल के फर्स्ट हाफ के अंदर 31% जो पैसा रेस किया है वो क्रेड, नेक्स्ट्रा और नाइसा ने ही रेस किया है। मतलब पैसा आ रहा है तो बड़े बड़े लोगों के पास में जा रहा है। अगर लेट स्टेज फंडिंग की बात करके चले तो खाली 44 डील्स होती हुई दिखाई दी है। ये लोएस्ट काउंट है रिकॉर्ड के अंदर अगर देखा जाए तो। अब हो क्या रहा है, कंपनीज को पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब कंपनीज पहले से ही पैसा जला रही है, तो अब पैसा कहां से लाए? आईपीओ लेके आओ। सेबी ने नॉर्म्स इजी कर दिए है स्टार्टअप्स को डोमेस्टिकली आईपीओ निकालने के लिए। इंडिया के अंदर आईपीओ एक सट्टा बन गया आज के टाइम पे। तो स्टार्टअप आती है, शोर मचाती है, ढिंडोरा पीटती है, कुछ भी बोलती है, लोग लगा लेते हैं, पैसे कमा के निकाल भी लेते हैं। कंपनी का गोल था कि भाई इनको पैसा चाहिए था, वो आईपीओ निकाला उन्होंने। जो इन्वेस्टर्स थे, जो प्रोमोटर ग्रुप था, उन्होंने भी अपने घर के लिए पैसा निकाल लिया। जिसने सट्टा खेला उसने भी पैसा निकाल लिया। बाद में जो फंसने वाले थे वो फंस गए। अभी रिसेंटली अगर मैं सर्वम एआई की बात करके चलूं, इस माहौल के अंदर जहां पर पैसा नहीं मिल रहा है, 1.5 से 2.5 साल के अंदर कंपनी ने $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर ली है अपने सीरीज ए राउंड के अंदर ही। मतलब अभी स्टार्टिंग में ही $110 मिलियन रेस कर लिए उन्होंने। ऐसा नहीं है पहले कभी इतनी जल्दी कुछ हुआ नहीं है, बट अभी मार्केट सही नहीं है और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है किस डायरेक्शन में पैसा जा रहा है। एआई या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि देश के लिए हेल्पफुल है, स्ट्रैटेजिक है, उसके अंदर जल्दी आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। रिपोर्ट के हिसाब से 1.3 ईयर से 2.5 ईयर के बीच में इस कैटेगरी की कंपनीज पैसा रेस कर सकती है। फिनटेक, सैस और प्रॉपर्टी टेक की बात करके चले तो 8 से 12 साल के बीच में उनको लगेगा। एवरेज कैटेगरीज 8.1 ईयर कही जा रही है। बट कई बार ना निखिल कामत जी की बात भी सही लगती है कि आईपीओ निकालने से रेगुलेशंस आ जाते हैं। रेगुलेशन आने के चक्कर में आपको जो करना है वो नहीं कर पाते हो।
तो अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, आपने अभी तक पैसा रेज नहीं किया है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आईपीओ निकालना उतना जरूरी भी नहीं है, अंडर अनलेस आपके पास एक्चुअली कोई सॉलिड रीजन है इसके पीछे तो। और इसी के साथ में हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।